ये सेशन भी बेहद खास रहने वाला है। हमारे तमाम दिग्गज इसमें मौजूद रहने वाले हैं। तो इस सेशन में 4 गेस्ट हमारे साथ रहेंगे। मैं सबसे पहले इस सेशन में हमारे साथ मौजूद रहेंगे प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूंगी। आईपी मिश्रा जी, शंकराचार्य यूनिवर्सिटी भिलाई के चेयरमैन, सर प्लीज मैं आपसे निवेदन करूंगी मंच पर आ जाएं। उनकी मदद के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि उनकी मदद जरूर करें स्टेज आते तक। गजराज पगारिया जी अगर हमारे बीच मौजूद हैं तो प्लीज सर मैं आपसे निवेदन करूंगी, चांसलर हैं मैट्स यूनिवर्सिटी के, कि आप मंच पर आ जाएं। इसके अलावा संतोष रुंगटा जी, रुंगटा ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, सर आपसे मैं निवेदन करूंगी मंच पर आ जाएं। वीके गोयल जी अध्यक्ष हैं निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग छत्तीसगढ़ के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे निवेदन है कृपया मंच पर आ जाएं। उम्मीद यही आप तमाम दिग्गज यहाँ पर जो मौजूद हैं और ये चर्चा जो है वो बेहद सार्थक रहेगी। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का स्वागत है मंच पर। बिल्कुल बिल्कुल। और जब पिछला सेशन चल रहा था इस दौरान कुछ बातें निकलकर सामने आई जो चिंता के रूप में व्यक्त की गई। अदब व एहतराम को लेकर के बातें कही जा रही थी कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने उस्ताद का, शिक्षक का एहतराम नहीं करते हैं। हालांकि ऐसा सभी नहीं करते हैं, बस कुछ होते हैं। हमें अदब व एहतराम का ख्याल रखना चाहिए था। इसी पर 2 लाइन मैं आपके बीच पेश कर रहा हूं। आपको अच्छी लगी तो तालियां जरूर बजाइएगा। कहते हैं कि अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में। अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में। उस्ताद एक नगीना है जन्नत के नगीनों में। उस्ताद एक नगीना है जन्नत के नगीनों में। तो बिल्कुल उस्ताद ही हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से हम अपनी इबादत कर सकें, पढ़ाई कर सके, छोटे बड़ों का एहतराम कर सके। और इसके बावजूद भी अगर हम शिक्षकों का अदब ना करें तो ये थोड़ा सही नहीं है। तो ऐसे में इसका ख्याल जरूर रखें। सर ओवर टू यू। धन्यवाद राशि जी, नदीम जी और हरिभूमि INH परिवार की ओर से आप सभी महानुभावों का जो इस सभागार को गरिमा प्रदान करने के लिए, आयोजन को गरिमा प्रदान करने के लिए मौजूद हैं, बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके इस धैर्य के लिए, आपकी इस उत्सुकता के लिए कि शिक्षा पर बातचीत हो रही है और उसके लिए भी सभागार भरा हुआ है। तो ये बता रहा है कि छत्तीसगढ़ ठीक दिशा में जा रहा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है। महत्वपूर्ण सत्र इसलिए है कि इस समय मंच पर जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा के पर्याय हैं। ये जो आपको 3 शख्स दिख रहे हैं ये अपने जीवन में किसी और क्षेत्र में भी अगर काम करते तो कमाल ही करते, ऐसा पूरा छत्तीसगढ़ मानता है। पर उन्होंने शिक्षा को अपना क्षेत्र चुना और शिक्षा के क्षेत्र में जो संस्थान यहां पर स्थापित करके दिए हैं वह अपने आप में हमारे लिए अचंभे का विषय रहते हैं। मेरे साथ अगर आप देख रहे हैं बाईं ओर जो बैठे हैं वो छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक जगत के अगर पितामह कहे जाए तो वो अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे साथ आईपी मिश्रा जी हैं। आईपी मिश्रा जी शंकराचार्य इंस्टीट्यूट के संस्थापक तो हैं ही, पर जब अविभाजित मध्य प्रदेश था, जब छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था और कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में इंजीनियरिंग की 600, 700, 800 सीटें हुआ करती थी, जितने भी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज थे, उसके बीच में एक निजी क्षेत्र का इंजीनियरिंग कॉलेज आईपी मिश्रा जी की देखरेख में संचालित हुआ BIT के रूप में। और मध्य प्रदेश के बच्चों का सपना होता था कि अगर उनको BIT में एडमिशन मिल पाए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए उस समय पर वो एग्जाम हुआ करता था, तो ऐसा शैक्षणिक संस्थान आईपी मिश्रा जी ने बना कर दिया। बाद में निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने बनाए, विश्वविद्यालय बनाया। और जोरदार तालियां इस बात के लिए होनी चाहिए कि 80 साल की उम्र में वो एक नया मेडिकल कॉलेज और स्थापित करके दिखा दिए। जब लोग सेवानिवृत्ति के बाद कुछ और सोचते हैं, मिश्रा जी नए नए कॉलेज के विषय में सोचते रहते हैं। तो मिश्रा जी हमारे साथ में हैं, बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। हमारे साथ में गजराज पगारिया जी हैं। राजनीतिक क्षेत्र का बड़ा नाम रहे, व्यावसायिक क्षेत्र का बड़ा नाम रहे, पर पिछले 2 दशक से शैक्षणिक क्षेत्र का बड़ा नाम है। छत्तीसगढ़ का पहला निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय स्थापित करने का श्रेय अगर किसी को है तो वो गजराज पगारिया जी को है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए गजराज पगारिया जी का। उन्होंने जो राह दिखाई उसमें आज तकरीबन
18-20 लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो गजराज बघारिया जी ने ऐसी मशाल जलाई है जिसमें कई मशालें और जलती हुई हम देख रहे हैं। और इसमें तीसरा जो नाम है वो संतोष रुंगटा जी का है। रुंगटा इंस्टीट्यूट किसी परिचय का मोहताज नहीं है। छत्तीसगढ़ के बच्चों का तो सपना ही रहता है कि रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, पर अब उन्होंने और छलांग लगाई है। विष्णुदेव साय सरकार ने जो नए निजी विश्वविद्यालयों को अनुमति दी, उनमें एक नाम संतोष रुंगटा जी के संस्थान का भी है। तो रुंगटा जी, आपको बधाई आपके नए मुकाम के लिए, और जानेंगे आपसे कहां तक आप और जाने वाले हैं। पर इन सबके बीच में एक चौथा नाम भी आपको हमारे बीच में दिखाई दे रहा है। वो उद्यमी नहीं है, उद्योगपति भी नहीं है, पर फिर भी हमारे बीच में क्यों है? वो हमारे बीच में इसलिए कि जो 3 लोग बैठे हुए हैं, इन पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी जिनके पास है, उनका नाम है वीके गोयल जी। छत्तीसगढ़ सरकार ने निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय नियामक आयोग का गठन किया है, उसके अध्यक्ष हैं वीके गोयल जी। तो बहुत सम्मानित जगह पर हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के भी सचिव के तौर पर बहुत लंबा उन्होंने काम किया, कई कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। उच्च शिक्षा में एक बड़ा सम्मानित नाम है वीके गोयल जी का। तो गोयल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में कुछ अतिथि अभी शामिल होंगे, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी होंगे, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी भी होंगे, खेल मंत्री टंगराम वर्मा जी भी होंगे। पर वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, पर जो मंच पर हैं वो बड़े लंबे समय से इस भूमिका में हमारे बीच में हैं। तो शुरुआत आईपी मिश्रा जी से ही करते हैं। मिश्रा जी, जिस सपने के साथ छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, तमाम क्षेत्रों में हमें लगता है कि हमने बड़ी उपलब्धि हासिल की। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हम कहां खड़े हैं? हमने संस्थान बहुत बना लिए, इस पर संतुष्ट रहें या इस बात को लेकर असंतुष्टि रहे कि इज्जतदार संस्थान बना पाने में हम अभी भी नाकाम हैं? क्या कहते हैं? सर्वप्रथम मैं INS 24/7 का और हरिभूमि का हृदय से आभार मानता हूँ कि इस धराधाम में आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, जिसमें सभी मूर्धन्य लोग उपस्थित हैं। तुलसी के रामायण में लिखा है कि मोह समित सब सोवनिहारा, सब सो रहा है इस संसार में, कोई जाग नहीं रहा है। तो जाग कौन रहा है? बोले जो योगी है या जो परमार्थी है। तो जगाने का सवेरे सवेरे का काम कौन करता है? तो हरिभूमि का पेपर वो जगा देता है कि भाई जागो। तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार मानता हूँ। दूसरी बात, आपने जो टेक्निकल एजुकेशन की बात कही, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन रोटी जो है वो गूगल से नहीं निकल सकती है। क्या बात है, जोरदार तालियां आईपी मिश्रा जी के अनुभव के लिए। आज हमारे यहाँ लड़ाई है 2 बात की, रोटी कपड़ा और मकान, और दूसरा है प्रेम करुणा और भावना। इन दोनों चीज़ों की लड़ाई। तो हम ये चाहते हैं कि जो लोग हमारे यहाँ से अविभाजित मध्य प्रदेश में, हमारा एक बड़ा नाम था BIT का और आज भी है, तो उस समय हमारे यहाँ केवल 180 सीट थे। और आप ताजुब करेंगे कि उस समय के प्रधानमंत्री के सचिव का लड़का हमारे यहाँ पढ़ता था। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। उस समय 9 सीटें हुआ करती थी, उसमें पढ़ता था। पर अभी हमने देखा है कि जिस हिसाब से अभी जो लोग बात पूर्व वक्ताओं ने किया, वो सरकारी और निजी का कोई हमारा प्रश्न नहीं है। प्रश्न हमारा ये है कि हम सरकार के कॉम्प्लीमेंट हैं। जो काम सरकार को करना है वो हम कर रहे हैं, हम उनकी मदद कर रहे हैं। हमारा उनका कोई कंपटीशन नहीं है। और न मैं चाहता हूं कि सरकार हमको दूसरी नज़र से देखे। मैं तो उसका सहयोगी हूं, बच्चा हूं, उसका काम कर रहा हूं।
आज जो यहाँ पर जितनी सीटें हैं उसमें से सब लोग सरकारी सीट इसलिए जाते हैं कि उसकी फीस कम है, उनके टीचरों की तनख्वाह और देते हैं, तो उनको निश्चित ही सीट कम होना चाहिए। हमको तो एक पिन से लेके लकड़ी से लेके और पूरा मकान और पूरी संशोधन करना चाहिए। ये तो हुआ प्रस्तावना जी। अब आपका जो प्रश्न है वो आप बताएंगे कृपा करके। हमारा प्रश्न ये है कि 25 साल में, जैसे आपने क्या बताया कि जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तब एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान हमारे पास था कि प्रधानमंत्री के सचिव का बेटा भी पढ़ने के लिए भिलाई आया था। और 25 साल बाद जब इतने संस्थान खुल गए, क्या वजह है कि 12वीं पास करने के बाद बच्चे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर और अगर पैसे ज्यादा हो तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर देख रहे हैं। कहां चूक गए हम? उसका जो कारण मैं देखता हूं उसमें संस्कार की कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले बोलते थे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। ये संस्कार हमारे यहाँ बनाया जाता था जी। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा संस्कार बना दिया गया है कि लोगों को लगता है, खासतौर पर बच्चे खुद ही वो चाहते हैं कि मैं कहीं भी चला जाऊं लेकिन माँ बाप के पास नहीं रहूंगा, और इसलिए वो चाहते हैं कि बाहर की ही शिक्षा अच्छी है, यहाँ की शिक्षा अच्छी नहीं है, तो सभी लोग भागते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लड़के SRM से ये अभी लौट के आए हैं, वहाँ भर्ती हुए थे और वहाँ से डिप्रेस होके हमारे पास आए हैं। ये माननीय पुरंदर मिश्रा जी बैठे हुए हैं, उनके सुपुत्र भी हमारे यहाँ से पढ़े हैं। हम जो है दोनों चीज़ पे ध्यान देते हैं कि संस्कार भी हो और एक संस्कारित भारतीय विद्यार्थी यहाँ से जाए। तो वह समय है, समय की वो है, पर आगे चल के मुझे लगता है कि आप मिश्रा जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं पगरिया साहब? निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में बच्चों के लिए आकर्षण का विषय क्यों है? पास होने की गारंटी वहां ज्यादा महसूस होती है या पढ़ाई बहुत अच्छी होती है भाई, इसलिए निजी विश्वविद्यालय में जाना होता है? आपकी जो बात है उसी को मैं दोहराता हूं। निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय अपनी बेहतरी के कारण अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि हमारा सर्वाइवल जो है वो हमारी फिटनेस के ऊपर है। हम जितना बेहतर काम करेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे, जितने अच्छे परिणाम देंगे, जितनी अच्छी शिक्षा और सुविधा देंगे, बच्चे हमारे पास उसमें अट्रैक्ट होकर रुकेंगे। आपने जो अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ऐसा क्यों है कि यहाँ के बच्चे दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर बाहर जा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं रुक रहे हैं, लेकिन ये बात आप जो कह रहे हैं ये कुछ पुरानी बात हो गई है जी। अब ऐसी बात नहीं है। अब बल्कि यहाँ के बच्चे यहाँ रुक रहे हैं, दूसरी स्टेट के बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, बल्कि दूसरे देश के बच्चे भी यहाँ पे आ रहे हैं जी। तो ये हमारी जो शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के समय जो छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की अवधारणा थी, उसमें बहुत से क्षेत्र में प्रगति हुई है। कृषि के क्षेत्र में प्रगति हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में प्रगति हुई, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति हुई है। और उसका एक परिणाम है कि आज आपने इस विषय को उठाया, उसके लिए मैं आपको, हरिभूमि को और INH को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपको लगता है कि इस विषय के अंदर कुछ जान। मुझे तो वो राज की बात जाननी है आपसे पगरिया साहब। आप मेट्स यूनिवर्सिटी का संचालन कर रहे हैं, नेक के अनुसार वो A+ कैटेगरी में है। प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय रविशंकर विश्वविद्यालय वो अभी तक B+ में जूझ रहा है। ये इतना सरकारी विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय की स्थिति में अंतर क्यों है? देखिए, ये डेडिकेशन और मेहनत जो हमारी पूरी टीम करती है, एक समर्पण का जो भाव है, शिक्षा के क्षेत्र में जब तक समर्पण से काम नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ जो टीम है जी, वो बहुत समर्पित टीम है और उन्होंने सिर्फ शिक्षा को अपना जीवन बना लिया है। उनकी मेहनत के कारण हम यहां पे पहुंचे हैं। पर जब आपने ये काम शुरू किया था उस समय तो दुनिया भर की रुकावटें आई थी। बिल्कुल रुकावटें आई। अभी रुकावटों की स्थिति कैसी है? कालीन बिछा है या कांटे अभी भी बिछे रहते हैं? नहीं, सरकार भी अब चाहती है और सरकार मदद भी कर रही है। सरकार की भी इच्छा है कि जो हमारा
शिक्षा का रेशो है जो दूसरे प्रदेशों से कम है वो बढ़ना चाहिए, और उसके लिए भरसक मदद भी हमको मिल रही है, हम लोगों की बातें भी सुनी जा रही है, और हमारी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण भी किया जा रहा है, बड़ी त्वरित गति से निराकरण किया जा रहा है। उसी का परिणाम है कि आप देखिए कि पूरे नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट आज छत्तीसगढ़ में आ गए, और शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में जो पहले नक्सलवाद के नाम से जाना जाता था छत्तीसगढ़ जी, वो आज शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में पहचान बन गया है। बाहर के बहुत से बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, मेडिकल की इतनी सीटें हो गई है, IIM, IIT, IIIT सारे बड़े इंस्टीट्यूट यहाँ पे आ गए हैं, और वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पर हम बीच में जो देख रहे थे कि इंजीनियरिंग कॉलेज नोट छपाई के बड़े केंद्र समझे जाते थे, फिर पता चला कि वो प्रेसें बंद होने लगी, इंजीनियरिंग कॉलेज धड़ाधड़ बंद हो रहे थे। पर हमारे साथ संतोष रुंगटा जी हैं, छत्तीसगढ़ के बड़े सफल इंजीनियरिंग कॉलेज के संचालक रहे। पर रुंगटा साहब, आपका मामला तो अलग दिशा में जा रहा है। लोगों के कॉलेज बंद हो रहे हैं, आपका विश्वविद्यालय खुल रहा है। क्या अंतर है आपके काम के तरीके में और बाकी के काम के तरीके में कि आपकी गाड़ी सरपट दौड़ रही है जबकि बाकी गाड़ियों के ब्रेक फेल तो छोड़िए, टायर बस्ट हो गए? धन्यवाद द्विवेदी जी। पहले तो आपकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं कि इतना अच्छा कार्यक्रम आपने रखा और इतनी अच्छी एंट्री है। मैं उपस्थित सभी मंत्री महोदयों का सबका स्वागत करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। CM साहब आने वाले हैं। देखिए, ऐसा है कि एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैं तो इंडस्ट्री लाइन से आया, आपको पता है जी। सडनली IIT चालू किया जिस समय हमारी सरकार मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उसी साल मेरी भी इंजीनियरिंग कॉलेज आया, मिश्रा जी का भी संकरा आया और भी कई कॉलेज आए। और उसके बाद मैंने लगातार देखा कि जो ग्रोथ का रेशो है वो निरंतर आगे गया। उसके पीछे एक ही रीजन था, मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर सबकी यही समझाइश थी कि जिस काम को करना है बेटा, अच्छे से अच्छा बेस्ट करना चाहिए। इसीलिए हम हमारे उद्योगों में भी सफल रहे। और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने एक ही चीज़ बोला, इसमें आप अर्निंग की तरफ ध्यान कभी मत देना। तो उस अर्निंग तरफ ध्यान नहीं देने का मतलब ये हुआ कि हर ब्रांच में हर जगह हमने सफल से सफल और अच्छा से अच्छा हेड ऑफ डिपार्टमेंट रखा और अच्छे से अच्छे टीचर रखे, और उसके अलावा डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग रखा। और जहां तक हमने इस बात को महसूस किया कि हमारा पेरेंट और बच्चा क्या चाहता है, पेरेंट इस बात को महसूस करता है कि वहाँ पे अनुशासन भी कॉलेज में होना चाहिए जो दिनों दिन गिर रहा है, और बच्चे की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। तो शुरू से ही हमने प्लेसमेंट बहुत अच्छा स्ट्रांग रखा। अभी इसी साल 2860 बच्चे मेरे यहाँ से प्लेस हुए, और माननीय मंत्री जी आए थे। तो सवाल यह है कि आप काम करेंगे तो दिखेगा वो। और जहाँ तक कि अभी पिछले वक्ताओं ने कहा कि प्राइवेट और गवर्नमेंट में, अरे भाई हमारे पास तो गवर्नमेंट सीटें कितनी और भी बढ़ा दें आप इससे 5 गुना 10 गुना भी आप IITs बना देंगे और IIM बना देंगे तो भी जो हमारी जनसंख्या के रेशो में कहीं नहीं लगते। इसलिए जो सेकंड चॉइस है, जब हम लोग थर्ड चॉइस में आते हैं, और उसके बाद जब हमारे बच्चे निकल के दुनिया के हर बड़े से बड़े संस्थान में हैं, आज हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं आपको हम लोगों की कॉलेजों के बच्चे मिलेंगे। मतलब वो सफल बच्चे कि जिनको अवसर नहीं मिला, आज जो इतने हो गए कि आज लाखों करोड़ों बच्चे पूरे देश में प्राइवेट कॉलेज से गए हैं। तो अपनी अपनी मानसिकता की बात है। आज भी जब मैं कॉलेज चला रहा था तो पिछले साल तक मेरी सीटें सबसे पहले भरी, और एक नहीं, मेरे पास 12 स्टेट के बच्चे हैं और 5-6 कंट्री के बच्चे हैं जी। तो ये मैं क्या बोलूंगा, मेरे मुंह से तो समझने की बात है कि क्यों आते हैं इतने लोग और क्यों इतना अच्छा रिजल्ट आता है। अरे रुंगटा तो आपसे एक बात और जाननी है रुंगटा साहब, आप तो व्यावसायिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। जी जी। व्यावसायिक परिवार का पहला उद्देश्य लाभ के संदर्भ में रहता है। जी जी। अच्छी फैक्ट्रियां लगा सकते थे। जी हाँ। विजन भी आपका अच्छा बताते हैं लोग, जी। बातचीत में भी ऐसा महसूस होता है। अच्छा, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी के चक्कर में कैसे पड़ गए आप? फैक्ट्रियों के मुकाबले आपको कॉलेज क्यों भाया? नहीं, मेरे साथ एक अच्छी बात या ये कहें कि मेरे अपने लिए गलत बात ये हो गई कि जिस साल मैं कॉलेज चालू किया उसी समय मेरे दोनों बच्चे आए, मेरा ब्रदर संजय भी मेरे साथ लगा हुआ था। तो अब दिक्कत ये थी कि दोनों बच्चों का इंक्लाइन पूरा का पूरा एजुकेशन में चले गया। उन्होंने बोला कि पापा इसमें इतना अच्छा रिस्पेक्ट है और इतनी समाज की सेवा है, आज एक आप सिपाही को देख लें, वो देश के लिए करता है, हमको भी करना चाहिए, तो सोसाइटी को हम क्या दे रहे हैं। तो मैंने व्यापार में इसमें एक ही चीज़ का अंतर देखा कि इसमें आत्मसंतुष्टि है। नाउ आई एम रनिंग 75, मगर 3 मिनट में नींद आती है। रात में मैं 11 बजे सोता हूँ, 5-4 बजे उठ जाता हूँ, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आपका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए और लाभ की तरफ इंक्लाइंट होंगे तो नहीं होगा। जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में भी आप देखिए कि मेरे इंटरनेशनल और स्किल 2 चीज़ें जुड़ी हुई है। जी। हम ये चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा
जब यहाँ से निकले तो उसकी डिग्री के साथ में उसको कम से कम, जैसे हमने गूगल के साथ में, माइक्रोसॉफ्ट के साथ में, माने बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ में एग्रीमेंट किया है, और वो जो सीएम साहब आए थे उन्हीं के उपस्थिति में एग्रीमेंट साइन हुए हैं। तो हमारा ये संकल्प है कि कम से कम 10 से 12 सर्टिफिकेट उस बच्चे के पास होना चाहिए जो इसको क्रॉस करके निकलेगा। ये नहीं है कि बिना उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और यदि 10-12 सर्टिफिकेट होंगे तो मेरा दावा है कि वो फाइनल जाने के पहले कई कंपनियां उसको उठा लेंगी। अच्छा, हमारे साथ सरकार के महत्वपूर्ण घटक मौजूद हैं इस समय सभागार में। प्रणाम करता हूँ। खेल मंत्री हैं टंगराम वर्मा जी मौजूद हैं। प्रणाम। भविष्य की बड़ी संभावना खुशवंत सिंह जी हमारे बीच में हैं। विधायक है, कुछ और भी हो सकते हैं। जी। हमारे साथ में मोतीलाल साहू जी हैं, विधायक हैं, वह भी मौजूद हैं। जी सर। पुरंदर जी भी संभावनाओं के साथ मौजूद हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी जो टेक्निकल एजुकेशन के मिनिस्टर भी उप मुख्यमंत्री है, वो भी आ चुके हैं। जी हाँ, शर्मा जी को प्रणाम। आपसे जानना यह है जी कि आप और मिश्रा जी, आईपी मिश्रा जी सर, शिक्षा जगत में मठाधीश के तौर पर देखे जाते हैं, मगर गजब है इनका काम। पर आप लोग कॉलेज चलाते थे और सरकार ने इस दौरान राज्य बनने के बाद इतने विश्वविद्यालय खोल दिए, और जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो तो उसके लिए तो स्पेसिफिक विश्वविद्यालय खोला, टेक्निकल यूनिवर्सिटी जी, और आप लोगों को ध्यान में रख के भिलाई में खोला, दुर्ग जिले में खोला जी। फिर भी आप दोनों को विश्वविद्यालय स्थापित करना जरूरी लगा, तो क्या दिक्कत जा रही थी सरकारी विश्वविद्यालय से? देखिए, ऐसा है कि सरकार के पास बहुत अच्छा है, कॉलेजें बहुत हैं, सब कुछ है, मगर जो करिकुलम की बात आती है, जब हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की और प्राइवेट लोगों की बात करते हैं ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, तो एक जो स्वायत्ता आप देते हैं, अभी यूजीसी लेके अभी नए नाम से भी गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्ता हम संस्थाओं को दें और उन पर कड़ी नज़र रखें। जो प्रॉफिट लेने वाली इंस्टीट्यूट है उन पर बहुत कड़ी नज़र होगी। मेरा तो ये कहना है कि हम गलत करते हैं तो आप हमें कड़ी से कड़ी सजा दें, मगर हमारा उद्देश्य ये है कि आज हमारे उन बच्चों को हम शिक्षा उन्मूलन ऐसी शिक्षा दें कि जो उनको केवल, पहले तो ध्येय रहता था कि नौकरी करें, अब ध्येय ये है कि ये बच्चा कितना स्किल है, हम इसको कितना स्किल बना दें कि एक नहीं 5-5, 6-6 ऑफर इसके पास होना चाहिए। ऐसा हुनर होना चाहिए जिसकी वजह से हमने यूनिवर्सिटी का नाम स्किल जोड़ा है, और ये हमारा संकल्प है कि हम इसको करके दिखाएंगे, और ये होगा सर। और मैं तो हमारी वर्तमान गवर्नमेंट को, आदरणीय हमारे सीएम साहब को बहुत बहुत और पूरी टीम को बधाई देता हूं कि जिन्होंने मेरे 10-12 साल पुराने संकल्प को इस साल फलीभूत हुआ, और मैं पूरी गवर्नमेंट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरी यूनिवर्सिटी को मैंने परमिशन दिया, उसके लिए मैं बहुत आभार करता हूं सर। तो एक बार जोरदार तालियां संतोष रुंगटा जी के लिए। लेकिन असल सवाल है माननीय वीके गोयल जी से। गोयल साहब, बड़ी चिंता है लोगों को, ये निजी विश्वविद्यालय पूरे देश में, प्रदेश में ही नहीं, जितनी बड़ी संख्या में खुल रहे हैं और इनसे लगातार डिग्री लेकर लोग निकल रहे हैं, इनकी प्रामाणिकता और इनकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते हैं। क्या अनुभव जा रहा है आपका इन विश्वविद्यालयों के संदर्भ में? देखिए, सबसे पहले तो मैं INF 24 का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, और ये जो कार्यक्रम है ये मेरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं शुरू से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहा हूं। 20 साल कॉलेज में प्रोफेसर था, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल में डिप्टी सेक्रेटरी, व्यापक में कंट्रोलर, माध्यमिक शिक्षा मंडल में सेक्रेटरी भी रहा। अब जो जिम्मेदारी दी गई है वो भी एक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। जो निजी विश्वविद्यालय हैं, मैं मानता हूं साहब कि एक निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए चाहिए जी, उससे कम में निजी विश्वविद्यालय खुलता नहीं है। गलत बोलो? आपके नगर निगम क्षेत्र में अगर आप खोल रहे हैं तो कम से कम 15 एकड़ जमीन होनी चाहिए। नगर निगम क्षेत्र के बाहर खोल रहे हैं तो 25 एकड़ जमीन होनी चाहिए, जिसकी कीमत लगभग 50-60 करोड़ तो होगी। उसके बाद 1 लाख कम से कम कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, जिसपे 20 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए के आसपास लगेगा। उसके बाद फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टेबल, कुर्सी, लैब, कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपए आपको विनियामक आयोग के पास में जमा भी करना पड़ता है। तो 100 करोड़ तो कम से कम उसमें इन्वेस्टमेंट मिनिमम रहता है। बाद में जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे इन्वेस्टमेंट बढ़ते चले जाएगा। उसके बाद भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, तो
निश्चित रूप से ये है कि वो कुछ न कुछ प्रॉफिट के हिसाब से दिमाग में रख के खोलना चाह रहे हैं कि कुछ में कमाया जाएगा जी। पूरी तरह से कोई समाज सेवा के लिए नहीं खोल रहे हैं। जबकि मेरा ये कहना है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी उन लोगों को खोलना चाहिए जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करना चाहते हो, वो सिर्फ समाज सेवा करना चाहते हो, उनको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोलना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसमें लाभ का पुट रखेंगे तो आपकी फीसेस इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि बच्चे को एडमिशन लेने में दिक्कत होती है। और जहां तक सवाल था आपका एक कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो मैं आपको बतला दूं कि बच्चा सबसे पहले गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए प्रयास करता है। जब वहां की सीटें पूरी फुल हो जाती हैं तब जाके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए प्रयास करता है। नंबर एक, उसका एक तो क्या है कि इंटीग्रिटी उनको थोड़ा कम लगती है। दूसरा ये है कि उसकी फीस ज्यादा है, या फिर कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में नहीं चल रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में चल रहे हैं, तो बच्चे की मजबूरी हो जाती है कि उस कोर्स को लिए उसको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए। मुझे एक बात बताइए जी, आपने बड़ी इच्छा व्यक्त कर दी कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम होना चाहिए। ये सरकार नो प्रॉफिट नो लॉस के संदर्भ में ही काम करे ऐसी अपेक्षा रहती है। आप तो उच्च शिक्षा से जुड़े हुए रहे हैं। पुराने विश्वविद्यालयों में 50%, 60%, 70% रिक्त पड़े हैं पद। सरकार के संदर्भ में तो पद भरे नहीं जा रहे, और जो निजी क्षेत्र के लोग निवेश कर रहे हैं उनके संदर्भ में ज्ञान की बात हो रही है कि आपको नो प्रॉफिट पे बात नहीं, करनी। मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस से मतलब नॉमिनल प्रॉफिट होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि भाई इतना होना चाहिए कि उसकी यूनिवर्सिटी रन कर सके, और वो आपका जो प्रॉफिट का रेशियो है बहुत कम होना चाहिए। 5 से 10% प्रॉफिट रखें। असल बात बताओ गोयल साहब जी, आप तो दोनों क्षेत्र में देख लिए ना। जी जी, टीचर वीचर कौन ज्यादा ठीक दे रहा है? प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले ठीक दे रहे हैं या गवर्नमेंट वाले ठीक दे रहे हैं? देखिए वर्तमान परिवेश में गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी सारे पदों पर रेगुलर नियुक्ति नहीं हो पाई है, बात अलग है, लेकिन अतिथि व्याख्याता सब जगह अपॉइंट किए जा रहे हैं, सभी जगह पूरे पद भरे हुए हैं। देखो गोयल साहब आप हमारे साथ खेल कर दिए। नहीं, मैं देखो हमारा सवाल क्या था, हमने तो आपसे पूछा ही नहीं कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की क्या स्थिति है। हमारा सीधा सवाल था गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बीच में क्या स्थिति है। हमारा पत्रकारिता का विश्वविद्यालय है, 20 साल हो गए बने हुए, आज तक एक प्रोफेसर अपॉइंट नहीं हुआ 20 साल में। नहीं, ये तो ध्यान तो आपका ज्यादा होगा, आपने तो मंत्रालय में भी बड़ा समय निकाला है। जी, नहीं आपका ये कहना बिल्कुल सही है। देखिए गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट के लिए एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी बाधाएं आती हैं। कभी कभी एक बार बताऊं आपको कि प्राध्यापकों के पद, सहायक प्राध्यापकों के पद के लिए हमने विज्ञापन निकाला, लोग कोर्ट चले गए, स्टे ले आए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के विज्ञापन निकलते कोई कोर्ट नहीं जाता, और वहां पे नियुक्तियां हो जाती है। क्यों यहाँ पे कोर्ट क्यों जाते हैं गवर्नमेंट में? क्योंकि गवर्नमेंट का जॉब पाने की सभी लोगों की इच्छा प्रबल रहती है, और प्राइवेट में अगर जॉब पाते हैं तो प्राइवेट की जो सैलरी रहती है गवर्नमेंट से काफी कम रहती है। इसलिए लोगों की इच्छा होती है कि हम गवर्नमेंट में जाएं, और गवर्नमेंट में जब जो लोग आवेदन करने के अपात्र अपने आप को पाते हैं तो वो कोर्ट में जाकर के स्टे ले आते हैं। इससे भर्ती में प्रॉब्लम जाती है। इसके लिए एक दूसरा रास्ता निकाला गया है कि जो पद भरे हुए नहीं है उनके स्थान पे अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति करके कम से कम एजुकेशन हो सके, पढ़ाई हो सके, पढ़ाई में कोई व्यवधान ना आए। तो मैं वापस आईपी मिश्रा जी आपके पास आता हूं। हमारे साथ बड़ी महत्वपूर्ण शख्सियत सामने मौजूद है, नाम उनका विजय शर्मा है। अधिकांश लोग उनको गृह मंत्री के तौर पर जानते हैं, पर आपके लिए बहुत काम के आदमी हैं, क्योंकि वो टेक्निकल एजुकेशन के भी मंत्री हैं। क्या दिक्कत जा रही है टेक्निकल एजुकेशन में? बीच में कॉलेज बहुत बंद हो रहे थे। कौन सी ऐसी चीज है जो सरकार के ध्यान में आप लाना चाहोगे कि सरकार इधर ध्यान दे दे तो एजुकेशन किसी और बेहतर हो जाए? कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, सरकार सामने है, माननीय मंत्री जी सामने हैं, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन प्रणाम करता हूं। और अभी जो सरकार है उससे हम लोगों को समझता हूं कोई भी शिकायत नहीं है वो, क्योंकि आप देखें इस साल पहले ही काउंसलिंग हो गई
4 तारीख को काउंसलिंग पूरी हो जाएगी और हमको बच्चे मिल गए। पहले कम क्या होता था, काउंसलिंग बहुत लेट होती थी तो बच्चे बाहर भाग जाते थे। इसमें कोई दो मत नहीं है कि इंजीनियरिंग में रुझान कम हुई है और काफ़ी कम हुई है, पर जो पहले यहाँ से पलायन होता था वो पलायन इस साल मैंने देखा है बहुत कम हुआ है। ऑन द कंट्री पीपुल हैव कम फ्रॉम आउटसाइड टू द भिलाई, यहाँ आए हैं। तो भाई इस बात के लिए एक बार जोरदार तालियां विजय शर्मा जी के लिए कि उनके आने से कम काउंसलिंग समय पे करा दी विजय शर्मा जी आपने। हाँ। पर हमने आपसे ये नहीं जानना चाहता कि सरकार से आपको क्या शिकायत है। आपने बोल दिया हमें सरकार से कोई शिकायत नहीं है। वैसे भी बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है सरकार सामने बैठे वो बोले हमें शिकायत है। नहीं तो हम पर हमें आपसे जानना ये था कि कुछ जरूरत भी है कि नहीं है। नहीं, सरकार से मेरी आवश्यकता है हम लोगों की कि सरकार हम लोगों को दोनों बच्चों को एक ही आंख से देखे। सरकारी कॉलेज को भी एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील अगारा, को पंडित को अर्थिक ज्ञानी, सब पर पिता ही प्रीति संभाई। जिस भाव से, जिस आंख से, जिस भावना से आप गवर्नमेंट कॉलेजों को देखते हैं उसी भावना से प्राइवेट कॉलेजों को भी देखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी टीचर हैं। हम लोग भी ये काम इसलिए कर रहे हैं कि सरकार की ही मदद कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ से 780 लड़के विदेश में गए, विदेश या मल्टीनेशनल कंपनीज में सेलेक्ट हुए हैं। डेफिनेटली ये जो स्टैटिक्स है ये सरकार के स्टैटिक्स में मिलेगा। 780 विद्यार्थी जो सेलेक्ट हुए हैं, तो हमारी सिर्फ इतनी है कि हमारा उद्देश्य है ज्ञानादेव टू कैवल्यम, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। हम शिक्षा में सरकार के साथ चलते हैं और सरकार से मेरा कोई कंपटीशन नहीं, बल्कि हम उनके सेवक हैं, उनकी बराबर। तो आईबी मिश्रा जी का अनुरोध है सरकार से कि हमको समान निगाहों से देखा जाए, समान दृष्टि से देखा जाए। पर देखे कैसे, हमारे साथ में माननीय गजराज पगारिया जी हैं। एक शब्द होता है दुकान और दूसरा होता है संस्थान। शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं उसमें समाज की दोनों धारणाएं हैं। कुछ संस्थान के तौर पर दिखती हैं और कुछ दुकान के तौर पर दिखती है। संस्थान के रूप में साख बची रहे, इसकी कितनी जरूरत महसूस कर रहे हैं पगारिया साहब? देखिए, शिक्षा ऐसा क्षेत्र है, अगर इसको दुकान के रूप में आपने देख लिया तो आपकी उम्र खत्म है, फिर आप ज्यादा लंबा नहीं चल सकते। शिक्षा का काम अगर आपको करना है तो 100 साल का विजन लेकर चलना पड़ेगा, और वो उसी समय हो सकता है जब आपके संस्थान में सेवा और समर्पण की भावना से और पवित्र भावना से काम किया जाए। उसी में आपका सर्वाइवल है। अगर आपने थोड़ा भी, देखो पगारिया साहब, ये तो हो गई अच्छी बात। अपन यहां पर बात कर रहे हैं खुली बात के लिए, साफ बात के लिए। इस चुनौती से जूझ रहे हो कि नहीं जूझ रहे हो छत्तीसगढ़ में, ये बताओ आप। नहीं, देखिए, ये अच्छी बात नहीं, ये सच्ची बात है। ये सच्चाई। एक बार जोरदार तालियां सच्ची बात के लिए। अगर आपको लंबा जीना है और लंबा चलना है और संस्थान को जीवित रखना है तो आपको सही दिशा में चलना पड़ेगा। आपने अगर थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाया और उसको अपनाया तो आपकी उम्र फिर ज्यादा अरे वो तो ठीक है, पर दुकानों के चलते संस्थानों को कितनी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तो आप उनका हस्र भी देख लीजिएगा जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं। अरे वो का तो भविष्य में पता चलेगा, वर्तमान में आप किस परेशानी से जूझ रहे हो। परेशानी कुछ नहीं है, अपना काम आप अपने अच्छे तरीके से करते रहिए, अपनी लाइन को मजबूत करते रहिए, अपनी लाइन को लंबा करते रहिए। दूसरों को देखने की क्या आवश्यकता है। जिस दिन आपका नाम अच्छा है उस दिन बच्चा और पेरेंट्स आपके साथ। पगारिया साहब 20 साल से टिके हुए हैं, पर रुंगटा साहब शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चुनौती के संदर्भ में कोई टिप्पणी करेंगे? नहीं सर, ऐसा है कि मेरा जो विश्वास जनता का मुझ पे जो विश्वास था मेरे संस्थान पे, मैंने देखा कि आज भी उससे ज्यादा विश्वास लोगों ने व्यक्त किया और मोर देन 90% सीटें मेरी आज भी इस समय भी भर गई हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं, मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। तो मैं इस बात को ये मान के चलता हूं कि आप यदि अच्छा काम करेंगे और दृढ़ संकल्पित हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप चाहे डगर कितनी भी लंबी हो, हम हिमालय की चोटी तक जा सकते हैं। नहीं, मेरा सवाल थोड़ा खरी बात के लिए है। सर, आप 3 शैक्षणिक जगत से जुड़े हुए हैं। जी जी। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं। जी सर। इसलिए आपकी इस मिट्टी के संदर्भ में भावनाएं ज्यादा संवेदनशील तरीके से महसूस करते हैं। सर, क्या आप मानते हैं कि निजी क्षेत्र में
जिस बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं उसके संदर्भ में सरकार की तरफ से रेगुलेशंस कुछ और कड़े होने चाहिए, नियंत्रण कुछ और बढ़ना चाहिए, देख रेख कुछ और बेहतर होनी चाहिए। इस संदर्भ में कोई जरूरत आप महसूस करते हैं? सरकार बैठी हुई है साहब। मैं इस बात को महसूस करता हूं कि कानून तो इतने कड़े होने चाहिए कि शिक्षा जैसे क्षेत्र में जहां एक बच्चे का भविष्य हम गढ़ रहे हैं और जब उसकी सौगंध लेकर उसको पढ़ा रहे हैं, यदि हम कोई गलती करते हैं तो कड़ी से कड़ी सजा उसके लिए होनी चाहिए, ताकि हमारे दिमाग में इस बात का भय रहे कि बहुत कड़ी सजा, कोई बचा नहीं सकता हमको। और जहां तक ये बात कर रहे हैं कि संस्थान कैसा चलेगा, तो मैंने अभी आपको बताया। अभी आपने पूछा कि सरकार के लिए कोई मैसेज है, तो माननीय मंत्री जी के लिए एक लाइन का मैसेज है सर। हमारे सरकारी यूनिवर्सिटियों में नियुक्तियां थोड़ी आराम से हो रही हैं, तो जो वीसीज की नियुक्तियां हैं यदि वो टाइमली हो जाएंगी तो हम लोगों को काफ़ी सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जो माननीय वीसी साहब जो कार्यकारी होते हैं वो पूरा नहीं ले पाते हैं, तो थोड़ा उसकी ओर ध्यान देंगे तो अच्छा है। तो सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति समय रहते हो पाए, ये सुझाव है संतोष रूंगटा जी का। मुझे लगता है सदन को समर्थन करना चाहिए इस बात का, और शायद मंत्री जी भी इस पर ताली बजाना चाहेंगे इस जरूरत को महसूस करते हुए। पर मैं अब आखिरी टिप्पणी के लिए गोयल साहब आपके पास में आता हूं। निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय दुकान ना समझे जाएं, ये जिम्मेदारी सरकार ने आपको सौंपी है। नियामक आयोग, रेगुलेटरी कमीशन, हाथी के दांत खाने के या दिखाने के? देखिए, निजी विश्वविद्यालयों के प्रति अभी भी लोगों में थोड़ा सा अविश्वसनीयता है। वो इसलिए उनको लगता है कि पता नहीं ये डिग्री छत्तीसगढ़ के बाहर मान्य होगी नहीं होगी। तो मैंने इनको एश्योर करने के लिए एक मैं काम कर रहा हूं। एक मैं एनआईसी के माध्यम से एक पोर्टल तैयार कर रहा हूं, जिस पोर्टल में सभी विश्वविद्यालय के द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र, डिग्रियां सब उस पोर्टल के थ्रू इनके हमारे पास भी रहेंगे और उसी पोर्टल के थ्रू इनको उनको काम करना पड़ेगा। तो ये एश्योर हो जाएगा, लोगों के मन में बात आ जाएगी कि जो डिग्री इन्होंने दी है वो डिग्री सही है, कोई जाली फर्जी या बेची गई डिग्री नहीं है। नंबर एक, क्योंकि उसमें जो हमारे पास पोर्टल में आ जाएगा तो उसमें कोई नाम जुड़ नहीं सकता, कोई भी नाम घट नहीं सकता। तो वो एक काम हो रहा है, एनआईसी के थ्रू पे बातचीत चल रही है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी सूचना है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, निजी विश्वविद्यालय के संदर्भ में। एक बार सदन को समर्थन करना चाहिए इस घोषणा के संदर्भ में, और उम्मीद करते हैं कि आप इसे अमल में भी ले आएंगे। बिल्कुल 100% अमल में आएगा। तो कुल मिलाकर नियामक आयोग को लगाम की जिम्मेदारी दी थी, लगाम तैयार की जा रही है, ये जानकारी गोयल जी ने हमको इस सदन में दी है। नहीं, मैंने सभी विश्वविद्यालय को भी दे चुका हूं। मैं एक मीटिंग लेकर के इनको बता चुका हूं कि ये कर रहा हूं। नंबर 2, कहीं ऐसा विश्वविद्यालय ना करे कि आज किसी बच्चे को एडमिशन दे दिया, 3 साल बाद आया वो डिग्री लेके चला गया, एक दिन भी विश्वविद्यालय में या क्लास अटेंड नहीं किया। उसके लिए मैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य करने जा रहा हूं। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां इसके लिए भी। जिससे जो भी विश्वविद्यालय में बच्चा एडमिशन लेगा वो कम से कम विश्वविद्यालय कम से कम 3 साल आया, तो पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो बात अलग है, कम से कम 3 साल विश्वविद्यालय में आया है, क्लास में बैठा है, उसके बाद बिना पढ़े उसको डिग्री दे दें, बिना उसके नॉलेज के डिग्री दे दें, कोई बात नहीं, उसको हम रोक भी नहीं सकते। लेकिन कम से कम अगर वो आता है 3 साल क्लास में बैठता है तो कुछ तो सीखेगा। हमारे बीच छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आ चुके। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। तो हमारा महत्वपूर्ण सत्र चल रहा था, आप अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी प्रस्तुत करें। उन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ आपको इस जगह पर बिठाया था, चाहा था कि निजी विश्वविद्यालय नाम कमाएं, केवल दाम ना कमाएं। उस विषय में आप कुछ बता रहे थे जी। मतलब मैं निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में जो जानकारी दे रहा था कि जितने भी निजी विश्वविद्यालय हैं जब से स्थापित हुए हैं तब से लेकर के आज तक जितने भी बच्चे उनके यहाँ से पढ़ करके निकले हैं, पास में फेल में, जो भी उनके मार्कशीट हैं वो पोर्टल के माध्यम से, एनआईसी के माध्यम से, विनियामक आयोग के थ्रू एकत्र की जाएंगी और पोर्टल तैयार किया जा रहा है। और जो भी डुप्लीकेट मार्कशीट निकलेगी उसी पोर्टल के थ्रू विश्वविद्यालय को निकालनी होगी।
इससे ये हो जाएगा कि जो भी मार्कशीट उन्होंने दी है एक बार हमारे पास आ गई, और आगे के लिए तो वो आपका करंट बेसिस पे चलेगा कि जो डिग्री उन डिग्रियों की मार्कशीट हमारे पास सीधे आ जाएगी, और उसके बाद वो फ्रीज हो जाएंगी और उसमें कोई भी नाम जुड़ नहीं सकता, घट नहीं सकता, अर्थात कोई भी फर्जी डिग्री नहीं बांटी जा सकेगी। तो कुल मिलाकर बड़ी महत्वपूर्ण बात इस चर्चा में निकल कर आई है। कोशिश की जा रही है कि निजी विश्वविद्यालय संस्थान के तौर पर साख कमाए, ना कि उनको दुकान के तौर पर समाज के बीच में पहचाना जाए। छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों की डिग्री अगर देश या दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचे तो उसे सम्मान की निगाह से देखा जाए। उम्मीद करते हैं कि ये कोशिश सामूहिक रूप से जो यहाँ शैक्षणिक जगत के लोग हैं उनके माध्यम से और सरकार के सहयोग से परवान चढ़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस सेशन का हिस्सा बनने के लिए। आगे की कार्रवाई के लिए मैं अपने सहयोगियों से आग्रह करूंगा कि वो आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाए। शुक्रिया सर, और तमाम बातें रखने के लिए। मैं निवेदन करूंगी सम्मान के लिए हमारे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी प्लीज मंच पर आ जाइए। जो हमारे पैनलिस्ट यहाँ पर मौजूद रहे उनके सम्मान के लिए। इसके अलावा राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी प्लीज आप मंच पर आ जाइए सम्मान के लिए। बिल्कुल, एक सार्थक चर्चा जिसमें उच्च शिक्षा को लेकर किस तरीके से और बेहतर कार्य किया जा सकता है, इसके लिए यहां पर आज सार्थक चर्चा हुई। और इसी बीच अब हमारे मंच पर मौजूद हैं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, खेल मंत्री टंकराम वर्मा, जो हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। बिल्कुल, जो हमारे तमाम अतिथि आईपी मिश्रा जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी सर सामने आ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और ये सार्थक चर्चा करने के लिए। सम्मान की घड़ी है, कृपया तालियां बजाएं। इसके बाद गजराज बगारिया जी चांसलर हैं मैट्स यूनिवर्सिटी के, सर सामने आ जाइए। इसके बाद मैं संतोष रुंगटा जी से आग्रह करूंगा कि वो आगे हैं, चांसलर रुंगटा ग्लोबल यूनिवर्सिटी। इसके बाद मैं वीके गोयल जी से निवेदन करूंगी सर सामने आ जाइए। अध्यक्ष हैं निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग छत्तीसगढ़ के, सवालों का सामना करते हुए अभी नजर आ रहे थे तमाम तरह के। बहुत बहुत शुक्रिया सर सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे मेहमानों का स्वागत कीजिए।